तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DBP3 साउंड वेव को। ठीक है, इसके हर एक क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर टॉपिक के ऊपर में दिया गया है, चाहे वो ऑर्गन पाइप हो या इंटरफेरेंस हो या स्टैंडिंग वेव फॉर साउंड हो या फिर लाउडनेस की बात की जाए। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि एक आपका ऑर्गन पाइप है जिसका वन एंड ओपन है और दूसरा एंड क्लोज है ना। एक एंड ओपन है और दूसरा एंड क्लोज है ना। एक क्लोज्ड है, देखो क्लोज्ड है और ओपन है। कहने का मतलब ये ऑर्गन पाइप हो गया। ठीक है, ये क्लोज्ड है और ये ओपन है। आ रही है बात समझ में? तो सीधी सी बात है, दिमाग में देखो क्वेश्चन से पहले क्या क्या हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये बिहेव करेगा जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, मतलब यहां पे नोड बनेगा। ठीक है, यहां पे नोड बनेगा और ये होगा एंटी नोड, जो कि इस केस में आपका प्रेशर के हिसाब से एंटी नोड, ये डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ये नोड, सॉरी प्रेशर के हिसाब से ये नोड और प्रेशर के हिसाब से ये एंटी नोड। क्लियर है? फिर याद करो इसका फॉर्मूला जो अपने को फंडामेंटल फॉर्मूला बताया गया था, फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला बताया गया था वो बताया गया था F इक्वल्स टू n प्लस हाफ। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, n प्लस हाफ V अपॉन 2L। और क्या मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, जैसे फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधा थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सेवेंथ। ओके, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आ गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसे ही एक ऑर्गन पाइप की बात की जा रही है। अब यहां पे तुम गौर से देखो, कह रहा है कि इस ट्यूब में मान लो ये दो फ्रीक्वेंसी का स्टैंडिंग वेव जनरेट किया जा सकता है। एक फ्रीक्वेंसी है 220 हर्ट्ज और दूसरा है 260। ओके, 220 एंड 260। और ये दोनों नियरेस्ट है। नियरेस्ट है मतलब जैसे कि अगर कोई पूछे सातवें हार्मोनिक का नियरेस्ट कौन होगा, तो नौमा होगा, क्योंकि यहां आठवां और छठा तो होगा नहीं। सातवां के बाद सीधा नौमा, या सातवां से पहले पांचवां, फिर नौमा के बाद 11वां। तो आपको बोल रहा है यहां पे क्वेश्चन में कि 220 और 260 जो है इसके दो नियरेस्ट हार्मोनिक है। तो गेस करो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो पहली बात, कोई भी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है बच्चों, उसके मल्टीपल में ही होता है, चाहे वो ऑड में हो या इवन में हो, है ना। हालांकि यहां इवन वाले ही पॉसिबल है, लेकिन उसका मल्टीपल पक्का होगा। तो अब पहले तो इसमें से देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है कि आपको इन चार चॉइस में से वो नंबर ढूंढना है जिससे ये आपका एक पूरी तरीके से उसका मल्टीपल हो, कैंसिल हो सके, उतना गुना हो। तो देखो ये 10 का भी है, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 22वां होगा और ये 26वां होगा। यानी अगर हम 10 फंडामेंटल लेके चलें, अगर मान लें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो ये 22वां होगा और ये 26 होगा। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप है, जहां 22 एक इवन नंबर है, 26 भी इवन नंबर है, जबकि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होनी चाहिए। तो ये इससे हालांकि ये कैंसिल दोनों हो रहा है, मतलब इसके मल्टीपल में है, लेकिन ये आपका सही आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं 30। तो ये 30 के मल्टीपल में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 210 30 के मल्टीपल में होता है, ये भी नहीं होगा। तो 30 को रिजेक्ट कर दिया हमने। ये 40 के भी मल्टीपल में नहीं आएगा, लेकिन ये 20 के मल्टीपल में आएगा। 20 से अगर इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपका 11, है ना। और इसको डिवाइड करेंगे 260 को 20 से तो ये आएगा 13th। अब देखो 11 और 13 ये दोनों ऑड है और 11 के बाद 13 ही होगा। तो ये बिल्कुल सटीक जा रहा है, क्योंकि ये 20 का ही मल्टीपल होगा, यानी 20 ही इसके लिए फंडामेंटल हार्मोनिक होगा। तो आंसर हो गया 1। क्लियर है? तो देखो इसमें क्या क्या दिमाग लगाना, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए और इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर का 1 का 1। ठीक है, आगे बढ़ें। इसमें तो कुछ लिखने वाली बात है नहीं, आप याद रखना। आप चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ध्यान से देखना। अब यहां ओपन और क्लोज पे ही पूरा मामला यहां पे घूमना है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों
यहां पे लिखा हुआ है कि आपका द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओके, अब देखो सीधी सी बात है, अब यहां नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 तो मैंने सॉल्व कर दिया था। तो ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब ही हो गया दोनों एंड पे ओपन होगा, है ना, इधर भी ओपन इधर भी ओपन, यानी फॉर्मूला लगाना है आपको V/2L और यहां n से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड वाली बात हो जाएगी। यानी सारे हार्मोनिक्स यहां पॉसिबल होंगे, चाहे ऑड हो या इवन। ये इतना सारा कुछ आपको बार बार सोचना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि जो सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, तो सेकेंड ओवरटोन किसको बोलेंगे? तो देखो, पहला जो n = 1 रखने पे तो फंडामेंटल यानी फर्स्ट हार्मोनिक होता है। ओवरटोन की गिनती अगले हार्मोनिक से शुरू करेंगे, तो n = 2 रखेंगे तो वो सेकेंड हार्मोनिक होगा और वो पहला ओवरटोन होगा। n = 3 रखेंगे तब जाके वो क्या होगा, आपका थर्ड हार्मोनिक, और ओवरटोन के हिसाब से होगा वो सेकेंड। तो बच्चों यहां पे n = आपको क्या रखना पड़ेगा, 3, तब जाके वो क्या होगा, सेकेंड ओवरटोन होगा वो। और जो यहाँ पे लेंथ है, मान लो इसकी लेंथ है L1, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी n के जगह 3 रख देते हैं, n के जगह हम लोग 3 रख देंगे, 3V/2L1। ओके, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई ओपन ऑर्गन पाइप के सेकेंड ओवरटोन यानी थर्ड हार्मोनिक की। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो वही है जो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, ठीक है, जो दूसरा पाइप है क्लोज पाइप जिसकी लंबाई दी गई है L, है ना। तो बोल रहा है कि ओपन की बात करते हैं। तो पहले एक बात करें, पहले तो हम लोग एक डायग्राम बना लें क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। तो क्लोज ऑर्गन पाइप का डायग्राम बन गया, ये हो गया L2, इसकी लेंथ जो कि L दी गई है, और L1 अपने को पता करना है। अब इसके लिए फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं बच्चों, वो लिखते हैं n+12 × V/2L, है ना। तो यहां L2 लिख देंगे हम लोग, बाद में उसको L कर लेंगे। अब इसके लिए कहता है इसका जो फर्स्ट ओवरटोन होगा, तो इसका फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा। तो बच्चों इस केस में n = 0 करोगे तो इसकी पहली हार्मोनिक आएगी, फंडामेंटल हार्मोनिक आएगी, जो कि आएगी V/2, देखो 2 × 2 4, तो ये आ जाएगा आपका 4L2, और L2 का वैल्यू L रख दो, 4VL। ये इसका आ गया कौन सा, ये आ गया इसका फंडामेंटल के बाद जैसे ही n का वैल्यू 1 रखोगे तो वो इसका होगा सेकंड नहीं बल्कि थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि 3 गुना हो जाएगा। और जो थर्ड हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक वही इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन। सब मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि ओवरटोन जब हार्मोनिक पॉसिबल होता है तब से काउंटिंग उसकी शुरू करते हैं। तो थर्ड हार्मोनिक के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी 3V/4L। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी इसके सेकेंड ओवरटोन के बराबर है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 यहां देखो क्या लिखेंगे हम लोग, 3V/2L1, क्योंकि गैस वही है, ये मान के चलेंगे कि गैस का नेचर वो सब सेम है, इसलिए वेलोसिटी को चेंज मत करना। तो 3V/2L1 = 3V/4L। ओके, अब यहां से देखो ये आपका 3V कैंसिल हो गया, तो L1 = जो आके निकल गया आएगा आपका तो 2L, यानी इसकी लेंथ से 2 गुनी होगी। क्लियर है, मतलब इसकी लेंथ जो होगी इसकी लेंथ से 2 गुनी होगी, जो कि यहाँ पे आ रहा है। और जैसा कि हम लोग आंसर नंबर 4 को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो, किसी को राइट डाउन करना है तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, लेकिन अभी मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगा यहां से रिलेटेड, जो कि आपको कई जगह प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय मदद करेगी, ठीक है।
ये एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये माजरा क्या है। देखो लिखा हुआ है इन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर रेजोनेट्स विथ ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम इज 50 सेंटीमीटर, द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क इज। मतलब हर एक जगह तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने की बात आती है, एन की वैल्यू अलग अलग करके, यहां लेंथ चेंज करने की ही बात आ रही है। आखिर ऐसा क्यों आया, क्यों इस केस में लेंथ आपको चेंज करने की बात आई, और मैं यहां क्या आपको बताने जा रहा हूं वो आप समझो जरा। तो ये तो आपने लिख लिया होगा, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का था। आगे चले तो हम लोग अब एक टर्म पहले मैं यहां लिख देता हूं, रेजोनेंस इन एयर कॉलम। तो जब रेजोनेंस इन एयर कॉलम की बात आती है तो देखो ये लैब में एक प्रैक्टिकल करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, उस इंस्ट्रूमेंट का ही नाम है रेजोनेंस एयर कॉलम, है ना, या रेजोनेटिंग कॉलम लिखा हुआ रह सकता है। तो उस केस में आप ये मान के चलो तो वो एक एंड क्लोज वाला है। हालांकि यहां तो क्लियर कर दिया, अगर मान लो कहीं लिखा हुआ रहे कि एक रेजोनेंस कॉलम है, जैसे जेईई एडवांस के क्वेश्चन में एक बार ऐसा ही लिखा हुआ था रेजोनेंस कॉलम, सिर्फ ओपन एट बोथ एंड ये सब कुछ नहीं लिखा होता, रेजोनेंस कॉलम लिखा हुआ था। तो आप समझ जाना रेजोनेंस कॉलम मतलब एक एंड क्लोज दूसरा ओपन। और यहां जो क्लोज किया जाता है बच्चों वो किस तरीके से, इस ट्यूब को वाटर के अंदर डिप कर दिया जाता है, इसमें वाटर डाल दिया जाता है। आ रही है बात समझ में? और इस वाटर के लेवल को आप बढ़ा घटा सकते हो। मान लो कि ये इस तरीके से ट्यूब है और समहाउ यहां से आप वाटर को बाहर निकाल या अंदर डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये वाटर लेवल को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और यहां पे मान लो हमने लगा दिया एक ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक तरीके का सोर्स है जो वेव जनरेट करता है। तो यहां से ये वेव जनरेट करेगा, साउंड वेव इसमें, और ये वाटर के लेवल को आप घटा बढ़ा सकते हो। और मान लो कि तो देखो हवा अब कितनी दूर तक बढ़ी हुई है, यहीं तक हवा बढ़ी हुई है, ये आपका एयर का लेंथ हो गया, और इसमें ही आपको वेव जनरेट करना है। क्लियर है? तो किसी भी हाल में ये फिक्स्ड एंड की तरह काम करेगा और ये ओपन एंड की तरह काम करेगा। आ रही है बात समझ में? ये यहां तो पानी है ना भाई, ये तो क्लोज वाला एंड है, और इस लेंथ को बढ़ा घटा कैसे सकते हैं, इस पानी को बाहर निकाल के या पानी अंदर डाल के, यानी लेंथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, तो यहां जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला तो अपना यही लगेगा, F इक्वल्स टू n प्लस हाफ इंटू V बाई 4L। क्योंकि अगर इसमें स्टैंडिंग वेव बनना है तो इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी और जो यहां पे स्टैंडिंग वेव बनवाएगा वो इस इक्वेशन को ही फॉलो करेगा। तो यहां से अगर हम लेंथ की बात करें तो L इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन F इंटू n प्लस हाफ। क्लियर? अब इसमें लेंथ की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो लेंथ की वैल्यू हो सकती है, सीधी सी बात है, अच्छा V अपॉन एफ को हम लोग चाहे V अपॉन एफ को लैम्डा भी लिख सकते हैं, है ना, वेवलेंथ के बराबर हो गया। तो जो लेंथ है, यानी किस किस लेंथ के लिए यहां पे मान लो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो किस किस लेंथ पे जहां पे स्टैंडिंग वेव जनरेट हो सकता है। तो L की मिनिमम वैल्यू के लिए आप n का मिनिमम वैल्यू रखोगे, तो L के मिनिमम वैल्यू के लिए n इक्वल्स टू 0 कर दोगे। तो n इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका V अपॉन, है ना, सॉरी यहां पे इक्वेशन ही लिख दिया ना हमने गलत, ये 2L है भाई, 2L, और ये 2 हमने छोड़ भी दिया, यहां पे 2 रहना चाहिए ना। यहां से देखो L इधर चला गया, L को हमने इधर ले आया और F को नीचे, तो ये हो गया 2F, और n की जगह अगर 0 कर देंगे तो 0 प्लस हाफ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका V अपॉन 4F।
क्लियर? ये एल की सबसे कम वैल्यू जो होगी वो v/4f के बराबर होगी। इतना लेंथ तो कम से कम इसमें होना चाहिए कि आपका स्टैंडिंग वेव बन सके। हाँ, अब इससे और ज्यादा लेंथ पे कब स्टैंडिंग वेव बनेगा? तो उस केस में n की वैल्यू 1 ले लो। तो नेक्स्ट जो आपका बनेगा l की वैल्यू, जो नेक्स्ट लेंथ, पानी को और कितना आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे v/2f और n की जगह हम लोग 1 रखेंगे, तो 1 + ½ ये हो जाएगा 3v/4f, यानी प्रीवियस लेंथ का 3 गुना। तो मान लो अगर इस लेंथ की वैल्यू x निकल के आती है तो यहां पे 3x। तो अगर आपको इस रेजोनेंस कॉलम में स्टैंडिंग वेव जनरेट करना है तो पहले वाले लेंथ के बाद जो अगला लेंथ होगा, सबसे कम लेंथ अगर x है तो अगला लेंथ 3x होगा, 3 गुना होगा। ठीक है, इसको बहुत आराम से आपको समझाया भी जा सकता है। जैसे देखो, पहले जो वेव जनरेट हुआ तो यहां तो आपका एंटी नोड बनेगा, तो ये बना ऐसे, फिर उसके बाद दूसरा लेंथ और लेंथ आगे बढ़ा दोगे तो आपका ये बनेगा ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे। तो इस तरीके से आप लेंथ बढ़ाते जाओगे तो हाइयर आपका हार्मोनिक मिलता जाएगा। तो कम से कम रेजोनेंस कॉलम की लेंथ होनी चाहिए v/4f। आज से याद रखेंगे हम लोग v/4f, और अगली लेंथ जो होगी वो इसके 3 गुनी होगी, और अगली लेंथ जो होगी वो आप समझ लो कि वो होगी 5v/4f। यहाँ फ्रीक्वेंसी सोर्स की तो कांस्टेंट हम लोग लेके चल रहे हैं कि सोर्स की जो ये सोर्स है, और सोर्स का काम कौन कर रहा है बच्चों? ट्यूनिंग फॉर्क। ये सब चीज आप याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो लेंथ होना चाहिए, तो जिसके लिए यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनेगा, तो मैं पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं। पहले आप फटाफट लिखो, लिख लिया आपने? चलो अब मैं आपको उन लेंथ की चर्चा कर दूं। तो कौन कौन सा लेंथ यहाँ पे हो गया? तो याद रखना, रेजोनेंस कॉलम का जो लेंथ होना चाहिए, जिसके लिए आपको वहां पे सबसे कम लेंथ जो हुआ वो हुआ v/4f। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आएगा? 3v/4f। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? 5v/4f। तो आप इस तरीके से लेंथ निकालते चले जाओगे। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब मान लो कि जैसे यहां पे जो जेई मेन में क्वेश्चन पूछा है, अगर एंड करेक्शन दिया हुआ है, एंड करेक्शन का मतलब समझो, जैसे मान लो कि यहां तक पानी है, ठीक है, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहां पे नोड बन रहा है, लेकिन नोड अगर यहां पे, आपको मैंने पहले ही बताया कि नोड एग्जैक्टली माउथ पे बनने के बजाय थोड़ा ऊपर बनता है, तो अगर नोड की पोजीशन यहां बनने के बजाय थोड़ी सी शिफ्ट कर गई मतलब यहां बन रहा है, ये नोड का पोजीशन है, और हमारा यहां पे ये जो लेंथ है, लेंथ यहीं तक आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा जो ऐड करना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं d, और ये लेंथ हो गया l, है ना। तो ये d जो है ये कहलाएगा एंड करेक्शन। ये क्या कहलाएगा बच्चों? एंड करेक्शन, क्योंकि यहाँ एक ही एंड, ओपन एंड पे ही ये होता है, और जो पूरी तरीके से पाइप जो दोनों तरफ होता है उसमें दोनों में ऐड करना होता है। तो इस केस में जब लेंथ हम लोग रिवाइज्ड लेंथ कैसे लिखेंगे, सो देखो, जो भी आपने यहाँ लिखा है सब में ये d ऐड करते चले जाओ। तो इस केस में होगा v/4f प्लस d। दूसरा लेंथ पॉसिबल जो होगा v/4f, 3v/4f प्लस d, 5v/4f प्लस d। तो अगर क्वेश्चन में एंड करेक्शन दिया हुआ है तो आपको एंड करेक्शन को ऐड करना है, ठीक है। लिख लो इसे, लिख लिया आपने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि रेजोनेंस कॉलम दिया हुआ है, मिनिमम लेंथ है 50, तो अगला लेंथ कौन सा होगा? तो देखो अब तो तुम इसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो अगला लेंथ 3 गुना होगा, ठीक है। तो ये 50 है तो अगला हो जाएगा 150। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है। उसका अगला कितना होगा? तो 5 गुना होगा, तो 50 का 5 गुना क्या हो जाएगा? 250। क्लियर है? तो इतना इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, बस इन थ्योरी को याद रखो। आगे चलें, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है
कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज। सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है। देखो सबसे पहली बात, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, जो आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसको मैं ऊपर कर दूं। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ में क्या बोल रहा है कि आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया, ठीक है। अब इसकी लेंथ दी गई है L1 आपको 20 सेंटीमीटर। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी बच्चों F इक्वल्स टू 3V, सॉरी वो हो जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होगा आपको, V अपॉन 4L1, है ना, और L1 की वैल्यू ये। फिर कह रहा है कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है सेकेंड ओवरटोन ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड। अब देखो जो दोनों एंड्स पे ओपन है, पहली बात है उसके केस में फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, NV अपॉन 2L2, इसकी लंबाई L2 मान लेते हैं। सेकेंड ओवरटोन का मतलब क्या हो गया, तो यहां तो देखो n इक्वल्स टू 0 रखोगे तो फंडामेंटल, n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो सेकेंड हार्मोनिक, और सेकेंड हार्मोनिक यहाँ का फर्स्ट ओवरटोन होता है, और फिर यहाँ थर्ड हार्मोनिक भी होता है क्योंकि इसमें लगातार होते हैं, और इसका थर्ड हार्मोनिक इसके सेकेंड ओवरटोन के बराबर होगा, थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन, और उसके लिए n का वैल्यू 3 रखोगे। तो n इक्वल्स टू अगर 3 रखेंगे तो जाके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3V/2L2 आएगी, है ना। और इसकी जो ये सेकेंड ओवरटोन हो गई, ये सेकेंड ओवरटोन, हार्मोनिक थर्ड, ओवरटोन सेकेंड, तो ये हो गया आपका सेकेंड ओवरटोन। अब ये फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी के बराबर है, उसका थर्ड हार्मोनिक यानी सेकेंड ओवरटोन इसके फंडामेंटल के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, तो V अपॉन 4L1 इक्वल्स टू 3V अपॉन 2L2, है ना। अब यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेते हैं, V से V कैंसिल हो गया, और L1 आपका दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ओके। तो L2 इक्वल्स टू 3 इंटू, अब यहाँ से जाएगा ये 3 इंटू 80, और ये 2 यहाँ रहने दो नीचे में 2, तो ये आ गया आपका 120 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 40, तो इसकी लंबाई हो गई 120 सेंटीमीटर, एंड विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो इसको लिख लो 120 सेंटीमीटर, जस्ट फॉर्मूला आपको याद करना था, ठीक है। आगे चले, चलो उसके बाद बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, 5 में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर whose frequencies lies below 1250 हर्ट्ज आर, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी आप अपने हिसाब से कुछ भी लेना ले सकते हो, लेकिन आपको जो भी फ्रीक्वेंसी लेना है 1250 के नीचे वाला। तो ऐसी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी जो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव जनरेट कर सकती है उस पाइप में जिसकी लंबाई कितनी है 85 सेंटीमीटर और वेलोसिटी कितनी है 340। तो देखो इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, देखो ये सब क्वेश्चन अपने में अलग अलग टाइप का है, आपको सोचना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। तो 5 में देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोग का क्या है, तो n+12 है ना, n+12 अपॉन V अपॉन 2L, यही तो फॉर्मूला है अपना। तो पहले काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू n+12, और V के जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, जो दिया हुआ है वही रख दो, दैट इज 340। V है 340, साउंड की वेलोसिटी 340 है, और लेंथ आपका कितना है 85 सेंटीमीटर। तो 85 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 85 को 2 से मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा अपने को। तो देखो ये कितना आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू n+12
ठीक है, और ये हो गया आपका इंटू ऊपर में हो गया 340 अपॉन ये हो जाएगा 170, ओके, ये हो जाएगा 170 85 इंटू 2, और ये ऊपर चला गया तो ये हो गया 100। अब ये देखो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू n प्लस हाफ, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया तो ये हो गया 200। अब कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, तो अब ये n की वैल्यू फटाफट पुट करते चले जाओ। तो n की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो बच्चों फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी हमारी, n की वैल्यू 0 पुट करने पे फ्रीक्वेंसी आई 100 हर्ट्ज। अच्छी बात है, ये 1250 से तो कम ही है, यानी ये स्टैंडिंग वेव जनरेट कर सकता है। n इक्वल्स टू 1 रखें तो फ्रीक्वेंसी जो निकल के आएगी 1 रखने पे जो निकल के आएगी वो आएगी 300। बहुत अच्छी बात है, आप तो जानते ही हो यहाँ ऑड हार्मोनिक्स आने वाले हैं। n इक्वल्स टू 2 रखें तो फ्रीक्वेंसी आएगी 500 हर्ट्ज, ये भी 1250 से छोटी है। n इक्वल्स टू 3 रखें तो फ्रीक्वेंसी आएगी निकल के 700 हर्ट्ज, बहुत अच्छी बात है। n इक्वल्स टू 4 रखें तो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 900 हर्ट्ज, और n इक्वल्स टू 5 रखें तो ये फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 1100 हर्ट्ज। लेकिन अब n इक्वल्स टू 6 रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी 1300 हर्ट्ज, जो कि 1250 से ऊपर है, मतलब ये तो जनरेट नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। बाकी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दो तो कितने 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फ्रीक्वेंसी के लिए वहां पे स्टैंडिंग वेव बन सकता है। ठीक है, तो अपने को यही पूछा गया है कि 1250 के नीचे कितने फ्रीक्वेंसी के लिए वहां पे स्टैंडिंग वेव बन सकता है, तो आंसर हो गया 6। ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर लो। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से घुमा घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो बहुत आसान है। यहां पे देखो A एक ट्यूब है जिसके दोनों एंड ओपन है, B एक दूसरा ट्यूब है जिसका एक एंड क्लोज है, बाकी हर एक चीज से वो आइडेंटिकल है, मतलब कि सेम गैस है दोनों के अंदर, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सेम है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आपको रेशियो बताना है A:B। तो A ओपन है बच्चों, तो FA हो जाएगा आपका V/2L, याद होगा फंडामेंटल का इसका, और B आपका क्लोज्ड है तो इसका फंडामेंटल हो जाएगा V/4L। तो आप देख सकते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है ना, ओपन ऑर्गन पाइप की डबल होती है एज कंपेयर टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। बाकी चीजें अगर आइडेंटिकल हो तो यहाँ पे रेशियो जो हो गया आपका 2:1। इसमें तो खैर कुछ था नहीं, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग था। आगे चलें, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहां पे देखो फिर से लिखा हुआ है कि आपका एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है ओपन एट बोथ एंड्स, हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इन एयर, द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वाटर के अंदर डिप करने से क्या होता है, सो दैट हाफ ऑफ इट, जिसका आधा है, इट इज इन द वाटर, जो आधा है वो पानी के अंदर है। ठीक है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ। पहले बात देखो, पहले क्या था, वो ओपन था। ठीक है, पहले वो ओपन ऑर्गन पाइप था, तो ओपन ऑर्गन पाइप था तो फॉर्मूला आपका चल रहा था क्या, V/2L। अब उसमें क्या किया, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अब उस ट्यूब को वर्टिकली डाउन किया गया पानी के अंदर और आधा पानी में डाल दिया गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अब बतानी है तुम्हें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चलो देखते हैं इसको हम लोग। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो एकदम सिंपल सा आपको मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। ये पहले आपका ओपन ऑर्गन पाइप है, दोनों डायग्राम को बना लो, तो इससे ना आपका काम आसान हो जाएगा। और इसी ट्यूब को अब यहां पे क्या किया गया, पानी के अंदर डिप कर दिया गया, तो मतलब पानी यहां तक आ गया, तो इतना ट्यूब तो बेकार हो गया। अब यही ट्यूब की लंबाई रह गई कितनी, L/2। पहले ये L थी, अब है ये L/2। तो ये देखो, ये ओपन ऑर्गन पाइप, ये ओपन है क्योंकि दोनों एंड पे ओपन है, और इसको क्लोज बोलेंगे। क्लोज्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक एंड पे क्लोज्ड है, दूसरे पे ओपन है। अगर ये ओपन की बात करें तो इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L, है ना, 2L इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू इसने दे रखी है f। तो F1 इज इक्वल टू f। फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी n = 1 लेते हैं इस केस में।
इसके लिए फंडामेंटल की बात करें तो क्लोज्ड के लिए जो फंडामेंटल के फ्रीक्वेंसी की बात जो फॉर्मूला होता है वो होता है V/4L, V/4L। लेकिन आप देख सकते हो कि 4L में L2 लिखोगे जो कि इसकी लेंथ है, तो इसकी लेंथ भी आधी कर दी गई है। तो जब V/4 और L2 की जगह L/2 रखोगे तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो ये भी आ जाएगा V/2L, और V/2L तो F1 यानी F के बराबर है, तो F2 बराबर V/4L2। लेकिन L2 लेंथ, अगर इसको हमने क्लोज कर दिया तो लेंथ भी आधा कर दिया, तो अल्टीमेटली ये फिर से आपका F1 यानी F के बराबर ही हो गया। तो इसका मतलब है F1 इक्वल्स टू F2, दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम होगा, ठीक है, F का F रह जाएगा। कारण क्या हुआ, ये ओपन से आपने क्लोज तो किया तो फ्रीक्वेंसी आधी होनी चाहिए थी, लेकिन आपने लेंथ भी आधा कर दिया क्योंकि पानी के अंदर उसको डुबो दिया है, तो आपका आंसर यहां पे F हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको राइट डाउन कर लो। आगे चलें। अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा हुआ है। ये आपका पूछा हुआ है जेई का क्वेश्चन और बहुत आसान है। तो देखने में क्वेश्चन आदमी को लगेगा कि टफ है, लेकिन ये बहुत इजी है। इसमें देखो क्या बोल क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि एक सोर्स है साउंड की जिसकी फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज, इज प्लेस्ड इनसाइड द वाटर, जिसको पानी के अंदर रखा गया। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साउंड की स्पीड लिक्विड में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैस। क्लियर है? लिक्विड में ज्यादा होती है, वो कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड, और एयर में कितनी होती है, मान लिया इसने 300। ऐसे 330 तो स्टैंडर्ड है, लेकिन आप तो जानते हो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे भी डिपेंड करता है, मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, तो ये वैरी कर सकता है डाटा जब प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा। तो एयर का वेलोसिटी, एयर में साउंड की वेलोसिटी 300 है और वाटर में है 1500 मीटर पर सेकेंड। अब सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 600, और सोर्स को यानी स्पीकर को जाके पानी के अंदर रख दिया गया। तो वो 600 की जो फ्रीक्वेंसी जब बाहर आएगी, जब देखो लिखा हुआ है ना, रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग इन एयर, मतलब पानी के अंदर सोर्स को रखा गया, सोर्स से 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वहां से साउंड निकली, जो वाटर से ट्रेवल करते हुए एयर में आएगी, यानी उसका मीडियम चेंज हो गया वाटर से एयर में। तो साउंड की वेलोसिटी तो खैर बदल जाएगी, क्योंकि वो वेलोसिटी जब तक वो वाटर के अंदर चल रहा होगा तो 1500 मीटर पर सेकेंड से, जब वो एयर में आया होगा तो 300 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई, लेकिन बच्चों यहाँ फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है। तो मैं आपको शुरू में ही बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर मीडियम बदल गया तो वेलोसिटी बदल जाएगी, और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग लैम्डा भी बदल जाएगा, क्योंकि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v बदलेगा तो लैम्डा बदलेगा। लेकिन ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो वो एक बार जो स्पीकर से जनरेट हो गया, जो स्पीकर से जनरेट हुआ 600 हर्ट्ज का, वो बाहर भी जब आएगा तो 600 हर्ट्ज का ही होगा। तो ये सारा डेटा आपको कंफ्यूज करवाने के लिए दिया गया था। आंसर इसका 600 का 600 रहेगा। समझ गए ना? मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। ये जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड को लेके आपको एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पहली बात कि एक इक्वेशन दिया हुआ है प्रेशर का, ठीक है, जो इक्वेशन आप देख सकते हो बोर्ड पे इस तरीके से आपका लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ये ओमेगा है, ओमेगा आपका 1000 है और के की वैल्यू 3 दी गई है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि ये जो साउंड आपका प्रोड्यूस हो रहा है दिन के समय, एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जब कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑन सम अदर डे व्हेन टेम्परेचर इज टी, किसी और दिन टेम्परेचर क्या है, टी है, तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा उसी सोर्स से, उसी फ्रीक्वेंसी का, वो उसकी वेलोसिटी दी गई है 336 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है दूसरे दिन का टेम्परेचर बताओ कितना है, टी की वैल्यू। एक काम करते हैं, पहला जो है फर्स्ट डे को जो आपका साउंड प्रोड्यूस हुआ 0 डिग्री पे, वो इस इक्वेशन के हिसाब से, तो 0 डिग्री पे क्या इसकी वेलोसिटी है पहले वो निकालते हैं। अब इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों
हम लोग अगर बात करें तो इक्वेशन दिया हुआ है 0.1 साइन, खैर पूरे इक्वेशन की जरूरत नहीं है, आप ओमेगा देख लो, ओमेगा है आपका 1000 और के की वैल्यू कितनी है 3, है ना। इक्वेशन में देखो दिस इज ओमेगा, ये ओमेगा है और ये के, तो आप तो जानते हो v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के होता है, यानी 1000/3। तो ये आपका वेलोसिटी जो निकल के आया, ये निकल के आया आपका कितना 3 ठीक है, इतना निकल के आएगा। और ये वेलोसिटी कितने टेम्परेचर पे आ रहा था 0 डिग्री पे, यानी फर्स्ट डे का टेम्परेचर आपका था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप केल्विन में चेंज करोगे तो आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, यानी 273 केल्विन पे। फिर कहता है कि दूसरे दिन का टेम्परेचर T है जो कि अननोन है, ये टेम्परेचर 273 है, ये टेम्परेचर अननोन है, और इस दिन वेलोसिटी जो है वो 336 है। तो ये अननोन टेम्परेचर पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। आपको पता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √γ/RT/m0। तो बच्चों इसमें गामा आर और m0 को तो चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ किसको चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर को। तो एक काम कर लेते हैं, V1 यहाँ T1 लिख देते हैं, और इसी तरीके से V2 इक्वल्स टू √γ/T2/m0। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिकली V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T2। क्लियर है। T1 की वैल्यू आप रख दो 273 और T2 की वैल्यू अपने को निकालनी है। V1 कितना है, V1 आपका है 33 दिस, तो 3.33/336, और ये आ जाएगा अंडर रूट में 273 डिवाइडेड बाई T2 की जगह क्या लिख दोगे, T2 तो खैर चाहिए ही चाहिए, तो यही है। अभी दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लोगे तो 3 पॉइंट का स्क्वायर अपॉन 336 का स्क्वायर, और इधर आ गया 273/T। तो यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर आपको केल्विन में आएगा, लेकिन आंसर जो दिया हुआ है वो डिग्री सेंटीग्रेड में। अब इसमें थोड़ा दिक्कत वाली बात है, दिक्कत वाली बात ये है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं था, आप कैलकुलेशन इसका कर लो, और जहाँ तक मैंने इसका आंसर देखा ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आएगा, ठीक है ना। पहले तो यहाँ से केल्विन में आएगा, उसमें से 273 माइनस कर लेना, तो इस तरीके से डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन देखने से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लेना और सॉल्व जरूर कर लेना। कर लिया आपने, चलो आगे चलें। देखो अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में साउंड की जो स्पीड है, O2 की जो स्पीड है, मतलब ऑक्सीजन गैस में क्या है, ऑक्सीजन गैस की जगह ऑक्सीजन लेना है, और वहां साउंड की वेलोसिटी है 460, और ऑक्सीजन क्या होता है डायटोमिक, और डायटोमिक के लिए गामा कितना लेना है आपको 7/5। फिर कहता है उसी की स्पीड हीलियम में कितनी होगी। हीलियम होता है मोनोएटॉमिक, और मोनोएटॉमिक का मैंने आपको बताया था 5/3। तो उसी टेम्परेचर पे हीलियम में कितना होगा। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका जेई मेन का पूछा हुआ है, लेकिन इसके कोई भी जैसा क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में वही मैंने लिखा है, लेकिन इसमें से कोई भी चॉइस आपका करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चॉइस ही गलत दिया होता है एग्जाम में, ऐसा होता है। तो उस केस में नियरेस्ट को मार देना है, तो जो करीब करीब है वो 650 से भी ऊपर आ रहा है, तो आप 650 मार्क कर सकते हो। अदरवाइज आप सॉल्व कैसे करोगे वो देखो, ये तो आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो पहले हम लोग देखते हैं वेलोसिटी इन O2। तो लिखोगे अंडर रूट गामा, तो गामा की जगह ऑक्सीजन में क्या है आपका 7/5, गामा की जगह RT, और जो एटॉमिक वेट है ऑक्सीजन का होता है 32, यहाँ लिख दोगे 32। ओके, हीलियम की बात अगर करेंगे वेलोसिटी इन हीलियम, तो अंडर रूट गामा की जगह लिखोगे 5/3 इंटू अंडर रूट RT, और हीलियम का जो एटॉमिक वेट होता है बच्चों वो होता है 4 ग्राम्स, यहाँ लिख दोगे 4। ओके, हीलियम का होता है 4 ग्राम्स एटॉमिक वेट। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन की वेलोसिटी दी गई है, हीलियम की निकालनी है। तो एक काम करो, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ठीक है, तो 2/1 कर लो।
तो VHE अपॉन VO2 सबको अंडर रूट में ले आओ। तो VHE में ऊपर हो गया ये 5/3 इंटू RT अपॉन 4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 7/5 इंटू RT अपॉन 32। तो इसमें आपको ऑक्सीजन की वेलोसिटी दी गई है, ये आपको दी गई है, ये कितनी दी गई है, तो ये दी गई है 460। तो आप यहाँ पे 460 प्लेस कर देना, तो आपको यहाँ से VHE निकल जाएगा, बाकी इसमें RT तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, आगे चलें। ओके, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपका जेईई मेन का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। यहां पे लिखा हुआ है कि ए साउंड एब्जॉर्बर एटीन्यूएट्स द साउंड लेवल बाय 20 डेसिबल, द इंटेंसिटी डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ। पहली बात है, एटीन्यूएट का मतलब होता है डिक्रीज करना। तो मान लो एक जो कोई सब्सटेंस है उसने साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी लाउडनेस को 20 डेसिबल से घटा दिया। मतलब पहले मान लो अगर Li था या L1 मान लेते हैं पहले, तो बाद में L2 हो गया और L1 और L2 का डिफरेंस 20 डेसिबल है। तो पूछता है इंटेंसिटी कितने गुना से डिक्रीज हो गई। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में पहले जो है, पहले आपका β1, लाउडनेस को बीटा से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं β1 इक्वल्स टू 10 log I1 अपॉन I0। ठीक, बाद वाला लाउडनेस है β2, दैट इज 10 log I2 अपॉन I0। कितना सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, β1 में से β2 को घटाएंगे और ये दिया हुआ है हमको 20 डेसिबल, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 20 डेसिबल से लाउडनेस को डिक्रीज किया गया, मतलब दोनों के लाउडनेस का डिफरेंस आना चाहिए 20। अब β1 की जगह इसको रख दोगे, β2 की जगह इसको। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो 10 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा log I1 अपॉन I0 माइनस log I2 अपॉन I0 इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log, अब देखो log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा आपका I1 अपॉन I2 और 10 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2। क्लियर है। अब देखो आपका क्या निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया log I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 2। तो अब एंटी लॉग लेंगे, यानी लॉग हटाएंगे, तो ये लॉग तो बेस जिसका पावर 10 है, बेस जिसका 10 है, तो जब बेस लॉग हटता है तो आपको मैंने बताया है कि उसका जो बेस है यहाँ ये पावर के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 10 का पावर 2। क्लियर। तो इसका मतलब है कि आपका I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू हो गया 100, यानी कि जो इनिशियल इंटेंसिटी है वो फाइनल वाले की 100 गुनी है। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी को 100 टाइम्स डिक्रीज किया गया। तो उस हिसाब से अपना आंसर हो गया 1। तो आपको अगर लाउडनेस का फॉर्मूला पता होता तब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। पहली बात, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 किलो हर्ट्ज, जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1.5 किलो हर्ट्ज। द नंबर ऑफ ओवरटोन्स, अब ध्यान से सुनना, ये ओवरटोन की बात कर रहा है, कितने ओवरटोन वो सुन सकता है डिस्टिंक्टली, मतलब बिल्कुल एक आदमी। और तुम जानते हो कि जो ह्यूमन है वो आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को हम लोग आराम से सुन सकते हैं। ध्यान से समझो, पहले हम लोग का रेंज क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और इस ऑर्गन पाइप में जो कि क्लोज्ड है, वहां पे स्टैंडिंग वेव जो प्रोड्यूस हो रही है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्ज, 1.5 किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया 15 हर्ट्ज, उसके मल्टीपल में। तो पूछ रहा है कितने सारे ओवरटोन्स हम लोग सुन सकते हैं। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहली बात
कि आपको पता है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सिर्फ और सिर्फ आपका ऑड हार्मोनिक्स ही होता है, और जो काउंटिंग हम लोग करते हैं ओवरटोन की वो थर्ड हार्मोनिक से काउंट होगा। जैसे कि देखो सीधी सी बात है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो फंडामेंटल कितना है आपका, फंडामेंटल है 1500 हर्ट्ज। तो नेक्स्ट हार्मोनिक कौन सा होगा, इसका 3 गुना यानी थर्ड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक तो होगा नहीं क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप है। तो थर्ड हार्मोनिक और नाम इसका होगा, और थर्ड हार्मोनिक नाम होगा, और ओवरटोन के हिसाब से इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन, है ना, फर्स्ट ओवरटोन। वो कितना होगा, तो वो होगा इसका 3 टाइम्स, दैट इज 4500 हर्ट्ज, 4500 हर्ट्ज। उसके बाद कौन सा हार्मोनिक होगा बच्चों, फिफ्थ, थर्ड के बाद सीधा फिफ्थ हार्मोनिक, उसका क्या नाम होगा, सेकेंड ओवरटोन, और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 5 गुनी यानी 7500 हर्ट्ज। ये भी सुन सकते हैं, ये भी सुन सकते हैं, 2 ओवरटोन हो गया। उसके बाद सेवेंथ हार्मोनिक का नाम हो गया थर्ड ओवरटोन, और बच्चों ये हो गया आपका सेवेंथ, तो ये हो जाएगा आपका 10500 हर्ट्ज। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद नाइन्थ हार्मोनिक ये हो गया आपका फोर्थ ओवरटोन, ठीक है, और ये हो जाएगा 13500 हर्ट्ज। 15 को नॉट से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद बच्चों 11th हार्मोनिक देखो सिर्फ ऑड हो रहा है, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ ओवरटोन, और ये 11th करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 16500, है ना, हर्ट्ज। यानी यहाँ तक भी सुन सकते हैं हम लोग, तो 20,000 तक सुन सकते हैं। उसके बाद आएगा 12th हार्मोनिक का मतलब हो गया ये सिक्स्थ ओवरटोन, और 15 को 12th से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 12th नहीं 13 होगा ना, 11 के बाद तो सीधा 13 आएगा, तो 13th हार्मोनिक को हम लोग सिक्स्थ ओवरटोन बोलेंगे, और ये आपका 13 ओवरटोन जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो आपका 10, हाँ यस, ये हो जाएगा आपका 9500, ठीक है ना, 15 यस 9500। इसके बाद सीधा आएगा 15th हार्मोनिक, जो कि 20,000 से ऊपर जाएगा, वो आप नहीं सुन सकते हो। तो सीधी सी बात है कि आपको ओवरटोन कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ओवरटोन हम लोग यहाँ पे सुन सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को आंसर कर देना था, 6 ओवरटोन हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसे राइट डाउन कर लो। बंद करो। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखो ये रेजोनेंस कॉलम वाला क्वेश्चन है, जो आपको मैंने अभी इस लेक्चर में ही बताया है उसकी थ्योरी। ये कुछ नहीं है बल्कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, और आपको पता है कि जो यहाँ पे लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ, याद करो मैंने बताया L, उसके बाद उसका 3 गुना, है ना, 3L, उसके बाद 5, यानी ऑड मल्टीपल्स में चलता है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको इंड करेक्शन भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में खास ये है, जेईई मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंड करेक्शन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ है रेजोनेटिंग विथ द ट्यूनिंग फॉर्क वो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हो गई एक्चुअल लंबाई, और उसमें इंड करेक्शन ऐड किए तो हो गया 11 सेंटीमीटर। तो यानी कि पहला जो आपका स्मॉलेस्ट L आया, ठीक है, L1 जो आया वो 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हो, इसमें 10 सेंटीमीटर आपका हो गया एक्चुअल लेंथ, और जो है आपका 1 सेंटीमीटर इंड करेक्शन। जो अगला लेंथ होगा, याद करो ये 3 गुना होगा, है ना, थर्ड, यानी आपको याद करो पहले λ/4 इक्वल्स टू L आया था, फिर 3 λ/4 इक्वल्स टू आया था। तो इस तरीके से जो दूसरी नेक्स्ट लंबाई होगी वो इसकी 3 गुनी होगी, यानी आपका सीधा इसका 3 गुना होगा, तो ये हो गया 33 सेंटीमीटर।
लेकिन आप इसमें मत भूलो कि 1 सेंटीमीटर तो इंड करेक्शन है, तो 33 में 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो लेंथ होगा ट्यूब का वो तो 32 ही आएगा ना। इसको मैं थोड़ा डिटेल में लिख दूं फिर से। देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको याद होगा बच्चों कि आपका ये जो रेजोनेंस कॉलम है ये आपका एक तरीके से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो ये फॉर्मूला लगेगा अपना V/2L। ठीक है, तो यहां से हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे तो L इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो L इक्वल्स टू आपका यहां पे L को इधर ले आओ, F को उधर ले जाओ, तो n+12, ठीक है, इंटू V/2F। क्लियर है। तो अगर हम लोग स्मॉलेस्ट की बात करें, L मिनिमम की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा V/4F। उसके बाद अगली लंबाई क्या होगी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो होगी 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 3V/4F। इसका मतलब है कि ये L मिनिमम और ये L जो है इन दोनों के बीच में 3 गुना का फर्क है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू नेक्स्ट लंबाई जो है वो L मिनिमम का 3 टाइम्स है, और जो L मिनिमम है उसमें 10 सेंटीमीटर हो गया एक्चुअल लेंथ और D हो गया इंड करेक्शन हो गया 1 सेंटीमीटर इंटू 3। जो फाइनल लेंथ होगी अगली लेंथ उसमें भी आपका मान लो कि उसमें L0 अपने को निकालना है, लेकिन इंड करेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, तो L0 + 1 इक्वल्स टू दिस। ये समझ में आ रहा है, ये +1 दोनों तरफ करना था आपको। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, L0 + 1 इक्वल्स टू 30 + 3, ऐसे ही कर लेते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो L0 तो 30 + 3 हो जाएगा 33, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर, 4th इज द राइट आंसर। तो इसको लिख लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो लिखा हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स का आपको याद होगा इंटेंसिटी जो होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको मैंने बता रखा है। तो अगर एक पॉइंट सोर्स से की इंटेंसिटी है इतनी 1 × 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर, कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर पे। ठीक है, तो पूछता है कि उसकी इंटेंसिटी 25 मीटर पे कितनी होगी। तो देखो अगर आप डिस्टेंस को 5 गुना बढ़ाओगे और इंटेंसिटी तो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस 5 मीटर से 25 करने का मतलब है कि डिस्टेंस को आपने 5 टाइम्स बढ़ाया, लेकिन ये चूंकि स्क्वायर है तो 25 टाइम्स इंटेंसिटी घट जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो इनिशियल जो भी इंटेंसिटी है, फाइनल इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी का 25 टाइम्स कम होगा। तो हम लोग यहाँ सीधा लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। तो इनिशियल इंटेंसिटी है 1 × 10⁻⁻8 और इसको 25 से डिवाइड कर दो। क्लियर है। तो इसको चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका 2 0 और दे दो तो ये 100 हो जाएगा। तो 2 0 और देने से ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻10 वाट मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कैसे समझ में आया। इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि इंटेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। 16 में लिखा हुआ है बच्चों कि साउंड लेवल। अब उस बार इंटेंसिटी की बात की गई, यहां साउंड लेवल की बात की गई है। 5 मीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। फिर देखो पॉइंट सोर्स की बात की जा रही है, तो साउंड लेवल कितना है आपका 40 डेसिबल। तो व्हाट विल बी द लेवल एट 50 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स। तो देखो पहले इंटेंसिटी के हिसाब से बात करेंगे और फिर उसका हम लोग जो है लाउडनेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहली बात है 16 में देखो, मान लेते हैं इनिशियल इंटेंसिटी को I, ठीक है। तो उसके लिए इनिशियल जो लाउडनेस आएगी 10 log, ठीक है, I/I0। ये तो अपना थ्रेशोल्ड हो गया और इनिशियल लाउडनेस दी गई है दैट इज 40 डेसिबल। ओके, तो 40 इक्वल्स टू 10 log I/I0। अब क्या हुआ
कि आपने जब डिस्टेंस, ये तब की बात है जब डिस्टेंस जो थी आपकी, वो डिस्टेंस कितनी थी 5 मीटर। अब डिस्टेंस आपने क्या कर दिया है, सॉरी इसमें इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, हाँ इसी में देख रहे हैं ना, हाँ पहले क्या था 5 मीटर, अब डिस्टेंस आपने क्या कर दिया है 50 मीटर। तो पहले डिस्टेंस आपका था r इक्वल्स टू 5 मीटर, अब डिस्टेंस जो है वो है 50 मीटर, यानी डिस्टेंस को जो है आपने इनिशियल से 10 गुना बढ़ा दिया। तो ऑटोमेटिकली जो फाइनल इंटेंसिटी होगी वो 100 गुना घट जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर डिस्टेंस 10 गुना बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी 100 गुना घट जाएगी। तो लिखेंगे I/100, है ना, और I इनिशियल को I मान लिया हमने। तो अब इसकी लाउडनेस निकालनी है, क्लियर है। तो इसकी लाउडनेस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी देख लो आप। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बीटा फाइनल इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो वही होगा 10 log I फाइनल अपॉन I0, क्लियर। तो ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब एक काम करते हैं, IF की वैल्यू तो हम समझ रहे हैं I/100 है। तो अब एक काम करो, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 माइनस बीटा फाइनल, ओके, और यहाँ पे 10 कॉमन ले लोगे तो ये सीधा आ जाएगा लॉग। अब देखो दिस माइनस दिस, तो अभी हमने कुछ देर पहले भी देखा था, तो आपका अगर ये इसमें से इसको घटाओगे तो log m/n हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली I/IF हो जाएगा, नहीं I/IF। समझ में आ रही है बात, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। अब देखो यहाँ से 40 माइनस बीटा एफ इक्वल्स टू 10, और ये जो IF है, ये IF जो है ये I/100 है। तो हम लोग लिख सकते हैं log I/I/100, और ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये I तो कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये 40 माइनस बीटा एफ इक्वल्स टू 10, और ये log 100, नहीं समझे, ये I कैंसिल हो गया और 100 नीचे से ऊपर चला गया, और log 100 होता है आपका 2। तो इस तरीके से 40 इक्वल्स टू बीटा एफ इक्वल्स टू 20, और बीटा को उधर भेज दो, 20 को उधर भेज दो, बीटा एफ को इधर लिख लो। तो फाइनल जो लाउडनेस होगी वो हो जाएगी आपकी 20 डेसिबल, क्योंकि 40 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो देखो इंटेंसिटी जो है वो 100 गुनी घटी, लेकिन लाउडनेस जो है वो 40 डेसिबल से क्या हो गया 20 डेसिबल, ठीक है। तो इसको लिख लो। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डबल, इंटेंसिटी को आपने डबल किया, तो बाय हाउ मेनी डेसिबल्स डज द साउंड लेवल इंक्रीजेस। तो सीधी सी बात है, साउंड लेवल कितने से बढ़ जाएगा, यानी लाउडनेस। तो फॉर्मूला देखो, ये हम लोग बहुत आराम से लगा सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इनिशियल इंटेंसिटी को मान लो I0, सॉरी I0 नहीं मान सकते ना, I0 तो अपना थ्रेशोल्ड वाला होता है। तो इनिशियल को I मान लो, फाइनल को मान लो 2I, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका लाउडनेस है वो है बीटा 1, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो है बीटा 2। तो बीटा 1 से बीटा 2 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इतना से डेसिबल इंक्रीज करेगा, तो बीटा 2 माइनस बीटा 1। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी ये डिराइव करके बता दिया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं log IF अपॉन I इनिशियल, है ना। दरअसल होता क्या है, पहले आप बीटा के लिए इक्वेशन लिखोगे तो उसमें भी log IF अपॉन I0 आएगा, बीटा 1 के लिए लिखोगे तो आपका 10 log I इनिशियल अपॉन I0 आएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, क्लियर है। तो हमको इसी का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया 10, दिस इज log, और IF के जगह लिख दो 2I, और I इनिशियल की जगह लिख दोगे I। तो यहाँ से बच्चों ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 log 2, और log 2 का वैल्यू बेस 10 पे log 2 का वैल्यू जो होता है वो 0.3 होता है, क्लियर है। log 2 का वैल्यू होता है 0.3।
तो ये हो गया 10 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 3 डेसिबल। तो सोचो इंटेंसिटी को अगर आपने डबल किया तो इंटेंसिटी को डबल करने से लाउडनेस में जो इंक्रीमेंट आया वो बस कितने डेसिबल का, तो 3 डेसिबल का। क्लियर है? तो ये आप लिख लीजिए, बहुत आसान था। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो लिखा हुआ है साउंड विथ इंटेंसिटी लार्जर देन 120 डेसिबल। एक साउंड है, अगर उसकी इंटेंसिटी जो है 110 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए, अपीयर्स पेनफुल। कहने का मतलब है कि ऐसा सोर्स जिससे निकलने वाली साउंड 120 डेसिबल हो तो उसके आवाज़ को हमें झेलना मुश्किल होता है, ठीक है, किसी आदमी के लिए। फिर कहता है कि ए स्मॉल स्पीकर डिलीवर 0.2 वॉट ऑफ ऑडियो आउटपुट, हाउ क्लोज कैन ए पर्सन गेट द स्पीकर विदाउट हर्टिंग हिज ईयर। अब देखो क्या दिमाग लगाना है इसमें, थोड़ा अच्छा दिमाग लगाना है। सबसे पहली बात, इसको मैं ऊपर कर दूं। सबसे पहली बात कि इसमें आप इस क्वेश्चन में आपके लिए उसने लाउडनेस दे दिया कि आप 120 डेसिबल से ज़्यादा अगर सुनोगे तो आपको दिक्कत आएगी। मतलब लाउडनेस का जो अलाउड वैल्यू है हमारे लिए यहाँ पे 120 डेसिबल। तो यहाँ से हम इंटेंसिटी निकाल लेते हैं कि आखिर कितनी इंटेंसिटी का ये लाउडनेस होगा। तो बच्चों फॉर्मूला तो अपने को पता है, बीटा इक्वल्स टू 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट। फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो बीटा की वैल्यू 120 इक्वल्स टू 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू होती है बच्चों 10 का पावर -12 थ्रेशोल्ड। अब यहाँ से ये 0 0 कैंसिल करो। अब अगर तुम लॉग हटाओगे यहाँ से तो ये 10 के पावर में चला जाएगा, 10 का पावर 12 इक्वल्स टू आई अपॉन 10 का पावर -12। ये प्लस पावर कैसे चला गया ऊपर में, क्योंकि लॉग हटाओगे तो इसके बेस का पावर इधर वाला चला जाएगा। लॉग एंटी लॉग लेने का मतलब यही होता है। तो इस तरीके से फिर इसको इधर भेज दो। तो इंटेंसिटी जो निकल के आई, यानी अपने को ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 वॉट आ जाएगा। तो 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इंटेंसिटी जो हम लोग झेल सकते हैं इस आदमी के हिसाब से, वो इंटेंसिटी होना चाहिए 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 वॉट इंटेंसिटी के लिए लाउडनेस कितनी आएगी 120। ठीक है, कहोगे क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। अब देखो अब क्या कर रहा है कि ये जो इंटेंसिटी है ये इस स्पीकर के थ्रू है ना, स्पीकर के थ्रू, और इस स्पीकर से पूछता है कितनी दूरी पे ये हमारा ईयर रहे ताकि हम आराम से सुन सकें। तो सीधी सी बात है, इस स्पीकर से मान लो ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे अगर आप हो तो यहाँ पे इसकी लाउडनेस 120 होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए। अब ये स्पीकर जो है, स्पीकर क्या है? पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स से जो वेव निकलेगा स्फेरिकल है ना। तो तुम जानते हो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया, है ना। ऐसे इंटेंसिटी होता है एनर्जी बाय टाइम अपॉन एरिया। तो एनर्जी बाय टाइम को पावर लिख दिए अपॉन एरिया, और पावर दिया हुआ है जो स्पीकर है वहां पे, उसका पावर देखो लिखा हुआ है 2 वॉट। तो हम लोग क्या लिख देंगे? P की जगह 2 लिख देंगे। और एरिया तो स्पीकर पॉइंट सोर्स की तरह होता है, तो स्फेरिकल एरिया में आपका जाएगा, तो नीचे इसको डिवाइड कर दो 4 पाई एक्स स्क्वायर से, और I की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है 1 वॉट। तो 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो x को इधर ले आओ, तो ये हो गया 2 अपॉन 4 पाई, है ना। तो इसलिए x इक्वल्स टू आपका ये आ जाएगा अंडर रूट ये कैंसिल हुआ, अंडर रूट 2 पाई, ये डिस्टेंस निकल के आ गया। क्लियर है बच्चों? तो इतना डिस्टेंस पे तो सीधी सी बात है। अब देखो एक बार फिर से मैं प्रॉब्लम को तुम्हें समझाता हूँ क्या क्या दिया हुआ था। तो ये एक स्पीकर था जिसका पावर था 2 वॉट। इससे x डिस्टेंस पे तुम्हें रहना है ताकि तुमको इस स्पीकर का लाउडनेस फील हो कितना 120 डेसिबल। और 120 डेसिबल का मतलब कितना एनर्जी कितना इंटेंसिटी हो गया 1 वॉट। कैसे हुआ वो आपके सामने मैंने कैलकुलेट कर दिया।
और ये इंटेंसिटी आखिर इस x डिस्टेंस पे होगी, तो वो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सीधी सी बात है, पावर को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से डिवाइड कर दो और उसमें x आपका आएगा, तो यहाँ से x आप निकाल सकते हो। बाकी यूनिट वगैरह तो सब ठीक है, यूनिट तो आपका यहाँ वॉटेज में ही दिया हुआ है और डेसिबल है, ठीक है, तो इसको राइट डाउन। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो अब इसमें भी ये क्वेश्चन भी आपको ढंग से दिया गया ताकि आप और दिमाग लगा सकें। यहाँ पे साउंड लेवल को बढ़ाना है बच्चों 50 डेसिबल से 60 डेसिबल तक। तो कहता है प्रेशर एम्पलीट्यूड को कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो कैसे दिमाग लगाना है। पहली बात है कि डेसिबल इतना बढ़ाया गया, तो वहां से ये पता करो कि इंटेंसिटी कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा। और आपको पता है कि इंटेंसिटी प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हो। ये तो हो गया बच्चों, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको फिर से वही लगाना है, उस फॉर्मूला से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, सीधी सी बात है, बीटा फाइनल माइनस बीटा इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू 10 लॉग आई फाइनल माइनस आई इनिशियल। पहले तो ये पता कर लेंगे कि इंटेंसिटी कितना टाइम्स बढ़ाना है। तो ये हो गया 60 डेसिबल माइनस 50 डेसिबल इक्वल्स टू 10 इंटू लॉग आई फाइनल अपॉन आई इनिशियल। अब 60 में से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 10 आएगा। 10 इक्वल्स टू 10 लॉग आई फाइनल माइन अपॉन आई इनिशियल। अब यहाँ से देखो ये 0 0 कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू लॉग आई फाइनल अपॉन आई इनिशियल। अब लॉग हटाओगे तो ये पावर में चला जाएगा, 10 का पावर 1 इक्वल्स टू आई फाइनल अपॉन आई इनिशियल। तो इस तरीके से 10 का पावर 1 तो 10 ही रहेगा ना बच्चों। तो जो फाइनल इंटेंसिटी है वो इनिशियल इंटेंसिटी की 10 गुनी होगी, यानी कि फाइनल इंटेंसिटी इनिशियल की 10 गुनी करोगे तब 10 डेसिबल का फर्क आएगा। और तुम जानते हो कि इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो ऑटोमेटिकली फाइनल प्रेशर एम्पलीट्यूड जो होगा, क्योंकि इसके जगह स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर लिखेंगे, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 10 इंटू पी आई। तो अगर इंटेंसिटी को 10 गुना करना है तो प्रेशर एम्पलीट्यूड को √10 टाइम्स करना पड़ेगा। √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 तो आ ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे दिमाग यहाँ पे लगाना था, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो, तो √10 इसका आंसर होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें देखो नॉइज लेवल इन क्लासरूम इन एब्सेंस ऑफ टीचर इज 50 डेसिबल। जब टीचर नहीं होते हैं तो क्लास में जो हल्ला हो रहा होता है वो लाउडनेस है 50 डेसिबल। और क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 50 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो एज्यूमिंग दैट एवरेज ईच स्टूडेंट आउटपुट सेम साउंड एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि हर एक स्टूडेंट जो है वो सेम इंटेंसिटी लगा रहा है, तो 50 स्टूडेंट मिलके 50 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर लिखा हुआ है व्हाट विल बी द नॉइज लेवल इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज टू 100। तो सीधी सी बात है, देखो सोर्स की संख्या डबल हो गई। पहले 50 बच्चे मिलके शोर मचा रहे थे तो कितना डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था? 50 का। अब वो 100 बच्चे अगर शोर मचाएंगे तो कितने का होगा? तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी आपकी डबल हो जाएगी। तो आपका जो है लाउडनेस कितना होगा? तो फॉर्मूला फिर हम लोग वही लगा देंगे, बीटा फाइनल माइनस बीटा इनिशियल। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है बच्चों। इज इक्वल टू 10 लॉग आई एफ अपॉन आई इनिशियल। तो बच्चे तो डबल हो गए तो इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 10 लॉग 2i अपॉन आई। तो आई कैंसिल हो गया। बीटा फाइनल और बीटा इनिशियल कितना है बच्चों? 50 डेसिबल। तो ये 50 डेसिबल है। और यहाँ देखो ये 10 और log 2, तो log 2 होता है कितना? 0.3। तो 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10 3। तो बीटा फाइनल इज इक्वल टू, उधर से 50 को इधर भेजो तो 50 प्लस 3 कितना हो गया? 53 डेसिबल। ओके, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लेना। ओके।